नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल पांडे बाबा लॉज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट्स 1958 डील करेंगे यहाँ पर, जो कि आपके राजस्थान जुडिशरी और राजस्थान एपीओ दोनों में ही कॉमन है, दोनों में ही पूछा जाता है। और ये एक्ट छोटा सा एक्ट है, बहुत बड़ा एक्ट नहीं है। 19 सेक्शंस हैं इसमें, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक्ट का थोड़ा सा आप जान लीजिए कि एक्ट ये है क्यों बना ये एक्ट। तो एक्ट का पर्पस ये है, मेनली आपने जैसे आईपीसी में पढ़ा होगा थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के बारे में, तो 5 थ्योरीज हैं वहाँ पे। एक थ्योरी वहाँ पे हम बात करते हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी, सुधारात्मक सिद्धांत। तो वो बात करता है कि अभियुक्त को सुधार किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सोसाइटी में फिर से पुनर्स्थापित किया जाए। तो इस बात पे जोर रहता है। एक जस्टिस कृष्णा अय्यर का एक फेमस कोट भी है, एक केस में जो है मोहम्मद गयासुद्दीन, नोट कर लें आप चाहे, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1977 का ये केस है। इसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर का एक कोट है कि एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर, कि प्रत्येक अपराधी का एक भविष्य होता है और प्रत्येक साधु का एक अतीत होता है। मतलब कि एक अपराधी है तो उसको भी रिफॉर्म किया जा सकता है, और अगर आज के समय में कोई सेंट है, कोई साधु है, तो उसका भी हो सकता है एक अतीत रहा हो, उसमें वो अपराधी रहा हो। तो बेसिकली ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे काम करता है कि रिफॉर्म किया जा सके अपराधियों का। और अभी एक रिसेंट में एक और केस आया है आपका, मोहम्मद फिरोज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2022 का ये केस लॉ है आपका। ये 3 जजेस बेंच थी, जस्टिस यू ललित थे, इसमें जस्टिस रविंद्र भट्ट थे और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी थी। इसमें भी इस जो ये कोर्ट था जस्टिस कृष्णा अय्यर का, फिर से इसको रिपीट किया गया। और इसमें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट प्रिंसिपल जो आप बचन सिंह केस में पढ़ते हैं, उसको फिर से रिकन्सिडर किया गया, जो कम्यूटेशन किया गया था सेंटेंस का। तो बेसिकली प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स इसी पे वर्क करता है कि अपराधी को रिहेबिलिटेट किया जा सके, समाज में फिर से पुनर्स्थापित किया जा सके। सीआरपीसी में भी आप पढ़ते हैं, इसका प्रोविज़न है सेक्शन 360, जो कि प्रोबेशन की बात करता है। कैटेगराइजेशन है वहाँ पर भी कि एक 21 साल तक अगर व्यक्ति और महिला द्वारा किया जा रहा है कोई ऑफेंस, तो वहाँ पर अगर 7 ईयर या पनिशमेंट फाइन से पनिशेबल कोई ऑफेंस कर रहे हैं तो उनको लाभ दिया जाता है, या 21 वर्ष से ऊपर के किसी व्यक्ति द्वारा कोई ऑफेंस किया जा रहा है तो 7 साल तक का कोई अगर ऑफेंस या जुर्माने से कोई ऑफेंस वो कर रहे हैं तो वो उसके लिए पनिश किया जा रहा है। और 21 के नीचे वाले को मृत्युदंड या आजीवन कारावास को छोड़कर। ठीक है, तो वैसे ही लमसम प्रोविजंस यहाँ पर भी हैं। आते हैं दोस्तों एक्ट पर, देखते हैं। जो इसका प्रियम्बल है वो कहता है कि रिलीज़ करना ऑफेंडर्स को प्रोबेशन पर या ड्यू एडमोनिशन पर। ठीक है, प्रोबेशन या ड्यू एडमोनिशन पर रिलीज़ करना। और सबसे पहले 1931 में इसकी बात की गई थी कि इसके लिए एक एक्ट बनाया जाए। ठीक है, इसका ड्राफ्ट बनाया गया था 1934 में, यानी गवर्नमेंट्स को इसके बारे में, राज्य सरकारों को किया गया। उसके बाद आपका जो एक्ट आता है वो 1958 में आया, क्योंकि एक सेंट्रल एक्ट नहीं था, स्टेट अपने अपने उससे लॉ से गवर्न होते थे। सेंट्रल एक्ट आया 1958 में। आ जाते हैं अब इसके सेक्शन 1 में, जो शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट की बात करता है। तो इसका विस्तार होल ऑफ इंडिया होगा, जो कि एक्सेप्ट जम्मू हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 31/10/19 से, वो होल ऑफ इंडिया कर दिया गया उसके बाद। ठीक है, और इसका इन्फोर्समेंट जब गजट में नोटिफाई किया जाए उस डेट से होगा। सेक्शन 2 आ जाता है डेफिनेशन क्लॉज। 2A में कोड को डिफाइन किया गया है। कोड को डिफिनेशन में इन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की बात की गई है। तो इस एक्ट में हर जगह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 को मेंशन किए हैं ये। और नीचे फुटनोट में आप देखेंगे अमेंडमेंट के बाद उसको सीआरपीसी 1973 लिखा गया है, जो कि अब सीआरपीसी 1973 है। और आगे आने वाले समय में आप लोग बीएनएसएस पढ़ेंगे उसकी जगह पर। ठीक है, तो 2A में कोड का मतलब वही है जो कि सीआरपीसी से है। नेक्स्ट आ जाइए आप, बी में प्रोबेशन ऑफिसर को डिफाइन किया गया, वही
प्रोबेशन ऑफिसर से मतलब है, जो कि सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया है। सी में प्रेस्क्राइब्ड है, प्रेस्क्राइब्ड मतलब बाय रूल्स, ठीक है, रूल्स द्वारा जो प्रेस्क्राइब्ड हो। डी में आ जाइए आप, तो डी में आपका अगर जो डेफिनेशंस यहाँ पे नहीं दी गई हैं, ठीक है, तो वो सीआरपीसी में दी गई हैं, उनसे मतलब समझा जाएगा। अच्छा साथियों, रूल्स लिखा होता है प्रेस्क्राइब्ड में हर जगह, आप देखते होंगे। तो रूल्स क्या होते हैं? रूल्स भी लॉ होते हैं। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 पढ़ते हैं जाकर के, 13 क्लॉज 3A में वहाँ पे लॉ को डिफाइन किया गया, तो वहाँ पे 8 प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं। रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी, प्रथा, सारा कुछ आ जाता है। तो वो 8 टाइप का सेम इफेक्ट रखता है जैसे कि वो लॉ, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 3 आ जाइए, पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन, ठीक है। तो वहाँ पर भी जब सीआरपीसी देखेंगे तो 360 क्लॉज 3 में ऐसा ही प्रोविज़न दिया हुआ है। वैसी बात ये भी कर रहा है कि अगर आईपीसी के सेक्शन 379, 380, 381, 404 या 420, ठीक है, ये सारे कुछ थेफ्ट से रिलेटेड प्रोविज़न है। 79, 80, 81, 404 आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जब कोई व्यक्ति मर गया हो उसके अधीन जो है कोई प्रॉपर्टी हो, उसमें अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है। 420 आपका उसे चीटिंग से रिलेट करता है। ये सारे ऑफेंस या आईपीसी के अंतर्गत कोई ऑफेंस या किसी अन्य विधि के अंतर्गत कोई ऑफेंस जिसमें कि 2 वर्ष तक की सज़ा, ठीक है, या जुर्माने अथवा दोनों से दंडनीय अगर कोई अपराध किया जा रहा है, तो वहाँ पर अगर न्यायालय को लगता है तो वो उस ऑफेंस के नेचर और अपराधी के कैरेक्टर को देखते हुए उसको चाहे तो सेक्शन 4 का लाभ देने के बजाय सेक्शन 4 जो कि प्रोबेशन पर छोड़ता है, यहाँ पे ड्यू एडमोनिशन पर उसको छोड़ सकता है। ड्यू एडमोनिशन मतलब आप सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि डांट डपट के छोड़ देना, ठीक है, जैसे कि घर वाले कभी कभार आपको छोड़ देते होंगे छोटी गलतियों पे डांट डपट के, तो न्यायालय भी छोटे अपराधों पर आपको तुच्छ जो अपराध रहते हैं उनमें डांट डपट के छोड़ देते हैं, ठीक है। तुच्छ जैसे कि एक चीज़ याद आ रही है यहाँ पे, सेक्शन 95 आईपीसी में आप पढ़ते हैं, डिमिनिमिस नॉट इंक्लूडेड लैक्स, एक मैगजीम है वहाँ पर कि विधि भी तुच्छ अपराधों के लिए दंडित नहीं करती। तो वैसा ही कुछ आप समझ सकते हैं यहाँ पर प्रोविजंस हैं। स्पष्टीकरण इसका क्या कहता है कि अगर इस सेक्शन के अंतर्गत या फिर सेक्शन 4 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को छोड़ा गया है, ठीक है, चाहे वो ड्यू एडमोनिशन पर या फिर उसको सेक्शन 4 में प्रोबेशन पे छोड़ा गया है, तो वो माना जाएगा कि उसका प्रीवियस कन्विक्शन है, ठीक है। इन सारे में लाभ तभी दिया जाता है जबकि उसका प्रीवियस कन्विक्शन ना हुआ। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए और प्रीवियस कन्विक्शन मान लिया जाएगा अगर 3-4 का लाभ एक बार दिया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 4 पे, पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, कि गुड कंडक्ट पर सर्टेन ऑफेंडर्स को छोड़ा जा रहा है प्रोबेशन पर। कब? जबकि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, ठीक है। अगर डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल कोई ऑफेंस है, उसके अलावा कोई अगर ऑफेंस किया जा रहा है, तो वहाँ पर कोर्ट द्वारा अपराध की प्रकृति और अपराधी का जो भी चरित्र है, ठीक है, नेचर और अपराधी का कैरेक्टर देख करके उसका प्रीवियस कन्विक्शन ना हुआ हो, तो मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए उसको प्रोबेशन पर छोड़ सकती है। और साथ में चाहे तो वहाँ पर एक उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए कह सकती है कि वो विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करे, और इस एग्जीक्यूशन के दौरान जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया है वो एक गुड कंडक्ट सदाचार के रूप में परिशांति बनाए रखेगा और सदाचारी रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि समाज में उपद्रव फैलाए जा करके पैरोल पे छोड़ दिए गए, ठीक है, प्रोबेशन पर छोड़ दिए गए हैं, ठीक है। फिर प्रोविजो इसकी बात करता है कि अगर न्यायालय अपराधी को, सेक्शन 4 का प्रोविजो देखिएगा, जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता, अपराधी या उसके प्रतिभू का यदि कोई नियत निवास स्थान या उस स्थान में नियमित उपजीविका है, उसका समाधान कर लेगा, तभी उस कालावधि के दौरान रहने की संभावना है जिसके लिए वह बंधपत्र देता है। तो जो ऑफेंडर है या जो उसका श्योरिटी है उसका कंफर्म कर लेगा कि उसका ये निवास स्थान है, ये इनका ऑक्यूपेशन है, उसके बाद ही उनको इसका लाभ देगा। तो पता लगे श्योरिटी का ही पता नहीं है, कहाँ से श्योरिटी ले लिए और गायब हो गए, तो इसलिए उसको कंफर्म करेगा, उसके बाद इसका लाभ उनको दिया जाएगा। क्लॉज 2 पे आ जाइए आप इसके, कि आदेश करने के पूर्व अगर कोई प्रोबेशन का दे रहा है तो प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को देखेगा, उस पर विचार करेगा कोर्ट। क्लॉज 3 पे आ जाइए कि अगर कोर्ट को लगता है कि ओपिनियन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर या फिर एंड द पब्लिक इट इज एक्सपीडियंट सो टू डू इन एडिशन पास अ सुपरविजन ऑर्डर, ठीक है। अगर ऑफेंडर या पब्लिक के इंटरेस्ट में उसको लगता है कि हमको एक सुपरविजन ऑर्डर पारित करना चाहिए,
तो वहाँ पर एक व्यक्ति को नामित करके वहाँ पर वो सुपरविजन ऑर्डर पारित कर सकता है, और सुपरविजन ऑर्डर में कुछ कंडीशंस भी इम्पोज कर सकता है साथ में कि इन कंडीशंस को आप फुलफिल करोगे। फिर क्लॉज 4 कह रहा है अगर सुपरविजन ऑर्डर पारित करना मैंडेटरी नहीं है, वो चाहे तो पारित कर सकता है, लेकिन अगर सुपरविजन ऑर्डर पारित कर रहा है तो क्लॉज 4 में फिर आगे वहाँ पर एक बॉन्ड वो एग्जीक्यूट करवाएगा। शैल रिक्वायर, देखिएगा क्लॉज 4 में लिखा हुआ है शैल रिक्वायर इनटू अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज। देखेगा वहाँ पर कि जहाँ पर वो रहेगा जा करके, देखिएगा लास्ट लिखा हुआ है रेजिडेंस एब्सटेंशन फ्रॉम इंटॉक्सिकेशंस ऑफ एनी अदर मैटर्स as the court may having regard to the particular circumstances consider fit to impose for preventing a repetition of the same offence or a commission of other offences by the offender। ठीक है, कि वो रिपीट ना करे उस ऑफेंस को, और वो जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे इंटॉक्सिकेंट्स उनके संपर्क में ना आए और कुछ ऐसी संभावना ना हो, तो इन चीज़ों को देखेगा। और लास्ट में साथियों, अगर उसको इसका दिया जा रहा है, प्रोबेशन पे छोड़ा जा रहा है, तो उसको क्लॉज 5 में कह रहा है कि अपराधी को शर्तों को पढ़कर समझाएगा, और जो उसकी एक कॉपी होगी, सारी जो भी प्रोबेशन उसका जो ऑर्डर का जो कॉपी होगा उसको ऑफेंडर को, और अगर कोई श्योरिटी है तो श्योरिटी को, और प्रोबेशन ऑफिसर को, सबको एक एक कॉपी उसकी दे दी जाएगी। ठीक है, फिर सेक्शन 5 आ जाइए, पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज्ड ऑफेंडर्स टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट। ठीक है, छोड़े गए अपराधियों से प्रतिकर और खर्च देने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्ति। तो न्यायालय अगर चाहे तो वो अतिरिक्त आदेश दे सकता है 3 और 4 के अंतर्गत। 3 में ड्यू एडमोनेशन देखा आपने, 4 में प्रोबेशन। 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि बहुत ही प्रैक्टिकली यूज़ भी होते हैं। जब भी कोई कोर्ट कन्विक्शन करने चलता है, सेंटेंस देने चलता है, तो सबसे पहले देखता है क्या इसका लाभ अपराधी को दिया जा सकता है। तो देखेगा जब अतिरिक्त आदेश कर सकेगा कि 2 क्लॉज हैं 5 में। एक कह रहा है कि अपराध के किए जाने से किसी व्यक्ति की हुई हानि क्षति के लिए इतना प्रतिकर जितना न्यायालय युक्तियुक्त समझता है, इतना रीजनेबल समझे उतना कंपनसेशन उसको लगा सकता है उसके ऊपर। ठीक है, इंजरी कॉज हुई उतना जो है कंपनसेशन लगा देगा, या फिर कॉस्ट लगा देगा प्रोसीडिंग्स की जितनी वो रीजनेबल समझता है। ठीक है, और जुर्माने के रूप में वसूल की जाएंगी, जैसे कि जुर्माना वसूला जाता है। इसमें 386-87 एक्ट में लिखा हुआ है, नीचे फुटनोट में आप देख लीजिए। तो CRPC का 421 और 422 इसके बारे में बात करता है। ठीक है, फुटनोट देखिएगा, सब पुराने एक्ट के सेक्शंस दिए हुए हैं और इसमें ये दिए हुए हैं। फिर लास्ट में क्या कह रहा है, अगर सिविल न्यायालय आगे कोई अगर ऐसा इसमें न्यायालय नुकसानी दिलाने में उसमें किसी रकम की गणना में ले सकेगा, अगर ऊपर कोई कॉस्ट या प्रोसीडिंग के खर्चे लगाए गए हैं और सिविल न्यायालय वहाँ पर आगे कोई फिर से उसमें कुछ पारित करता है, तो वो जो कॉस्ट और कंपनसेशंस की जो भी वैल्यू होगी वो उसको उसमें गणना में ले सकेगा, उसमें वो मर्ज कर सकेगा, उससे डिडक्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाइए आप, रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 6 पे आ जाइए, 21 वर्ष से कम आयु वाले अपराधियों के कारावास पर निर्बंधन। ठीक है, तो 21 क्या कह रहा है, देखिएगा कि अगर 21 वर्ष से कम कोई ऑफेंडर है जो कि एज उसकी 21 वर्ष से कम है, उसको इम्प्रिजनमेंट दिया गया है कोई भी, लेकिन आजीवन कारावास नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं, तो वहाँ पर न्यायालय अगर उसको दंडित कर देता है, 3 और 4 का लाभ नहीं दे रहा है, कैरेक्टर और सारी चीज़ें देख रहा है और उसको पनिश कर दे रहा है, तो वो वहाँ पर अपने रीजंस को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है कि अगर क्लॉज 2 में कि अपना यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि क्या उपधारा 1 में निर्दिष्ट 3 या 4 के अधीन व्यवहार करना वांछनीय नहीं होगा, न्यायालय परिवीक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगेगा। ठीक है, जो प्रोबेशन ऑफिसर जो कि आपका सेक्शन 13 में है उससे रिपोर्ट मांगेगा, और यदि कोई हो तो अपराधी के चरित्र और शारीरिक तथा मानसिक दशा में संबद्ध उसे प्राप्त किसी अन्य जानकारी पर विचार करेगा, जो भी नॉलेज होगा उस पर विचार करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 7 पे आप, परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट का गोपनीय होना, रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल। तो रिपोर्ट जो प्रोबेशन ऑफिसर देगा उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, लेकिन अगर न्यायालय ठीक समझता है तो उसका सार अपराधी को संसूचित कर सकता है, उसको दे सकता है, और अवसर देगा कि कथित विषय में जो भी वो चाहे अपराधी अपना साक्ष्य पेश कर सके, उसके लिए एविडेंस दे सके, उनको सुनने का अवसर देगा। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में आप PNJ पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, जो कि बात करता है कि ऑडी अल्ट्रम पार्टम, कि दूसरे पक्ष को भी सुने। तो कहीं ना कहीं हर जगह प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाता है, यहाँ भी फॉलो किया जा रहा है, उसको सुनने का मौका देगा। ठीक है, सेक्शन 8 पे आ जाइए, वेरिएशन ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन, कि परिवीक्षा की शर्तों में फेरफार।
तो अगर लगता है कि इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर एंड द पब्लिक, ठीक है, जनता के हितों में या अपराधी और जनता के हितों में समीचीन आवश्यक है, तो बॉन्ड जो एग्जीक्यूट किया गया है उसकी कंडीशन में कभी भी वेरिएशन किया जा सकता है। लेकिन साथियों ध्यान दीजिएगा, वेरिएशन ऐसा किया जाएगा कि वो 3 साल से अधिक का बॉन्ड ना हो जाए। वो मैक्सिमम 3 ही है, 3 साल से ज़्यादा का नहीं वो बॉन्ड एग्जीक्यूट कर सकते, 3 साल से ज़्यादा की जिसको प्रोबेशन पे नहीं छोड़ सकते हैं या उतना ही बॉन्ड रहेगा, तो उसी के अंदर रहेगा, ठीक है। और जब उसको वेरिएशन किया जाएगा तो प्रोविजो सेक्शन 8 का कह रहा है कि वहाँ पर जो भी अगर प्रतिभू हैं, जो भी उनके श्योरिटीज़ हैं, उनको सुना जाएगा, ठीक है, बुलाया जाएगा, सुना जाएगा। और अगर मान लीजिए जो प्रतिभू हैं, जो बॉन्ड में चेंजेस हुए हैं, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है, वो नहीं मानते हैं कि ये चेंजेस हो रहे हैं, तो जो भी ऑफेंडर होगा उनसे कहेंगे कि आप नया बॉन्ड एग्जीक्यूट करिए, दूसरे आप श्योरिटी लेके आइए, नया बॉन्ड एग्जीक्यूट करिए। बात नहीं किया जा सकता प्रतिभू को कि आप उस वेरिएशन को माने। लास्ट में क्लॉज 3 में आप देख लीजिए क्या कह रहा है कि अगर आदेश पारित किया जा रहा है धारा 4 के अधीन, तो परिवीक्षा अधिकारी द्वारा किए गए आवेदन पर समाधान हो जाता है, आचरण ऐसा रहा है, उसे आगे पर्यवेक्षणाधीन रखना अनावश्यक होगा, तो वह उसके दिए गए बंद पत्र को डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है। अगर लगता है कि सुपरविजन ऑफिसर के अंदर जो प्रोविजन ऑफिसर है अपनी रिपोर्ट देगा, ठीक है, परिवीक्षा अधिकारी, और उस रिपोर्ट पे ये लगता है कि अब इनको सुपरविजन के अंदर रखना ठीक नहीं है, तो जो भी बॉन्ड होगा उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा सर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 9 पर, प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशन ऑफ बॉन्ड। अगर बंद पत्र की शर्तों के अनुपालन में अपराधी के असफल होने की दशा में प्रक्रिया, ठीक है, जो कंडीशंस लगाई गई हैं वहाँ पर अगर अपराधी असफल हो जा रहा है तो क्या प्रक्रिया होगी। तो जो पहली बात कौन एक्शन लेगा, तो वो कोर्ट एक्शन लेगा उस समय जो कि मूल अपराध के लिए कार्रवाई कर सकता था, जो ऑफेंस उसने किया था, ठीक है। और समन जारी किया जाएगा, ठीक है, समन जारी करेगा किसको, अपराधी व प्रतिभू दोनों को, कि दोनों लोग हाजिर हों, कंडीशंस का पालन नहीं किया गया, दोनों लोग आइए, ठीक, हाजिर करेगा। हाजिर करने के बाद वो जब आएंगे, उपस्थित होंगे, तो उनको क्या करेगा, क्लॉज 2 में कह रहा है इस प्रकार लाया जाता है, तो उनको या तो रिमांड पे भेज देगा जो ऑफेंडर है, ठीक है, वायलेशन किया है, उनको फिर से रिमांड पे भेज देगा, जाइए आप, और नहीं तो उनको बेल पे छोड़ सकता है, विद और विदाउट श्योरिटी, कोर्ट का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। आगे क्लॉज 3 आप आ जाइए सेक्शन 9 के क्लॉज 3 पर, अगर ऑफेंडर फेल हो जाता है, ठीक है, समाधान हो जाता है, शर्तों में से किसी का अनुपालन करने में असफल हुआ है सुनवाई के पश्चात, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, 2 क्लॉजेस हैं 3 में, देखिएगा, जो ओरिजिनल ऑफेंस है उसके लिए जो पनिशमेंट दे सकता था वो दे सकता है, या फिर क्लॉज भी कह रहा है अगर प्रथम बार उसने कोई वायलेशन किया है कंडीशन का, ठीक है, पहली बार उसने प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना बंद पत्र के प्रोत रहने पर, तो उस पर 50 रुपये का फाइन इम्पोज कर सकता है, ठीक है, 50 रुपीज़ का फाइन इम्पोज कर सकता है, 50 रुपीज़ है, मार्क कर लीजिएगा, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार कॉस्ट क्या वैल्यू है क्या है पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाइए क्लॉज 4 में आपके, कि अगर जो टाइम पीरियड है उसमें वो जो कॉस्ट है वो नहीं भरता है, तब भी जो ओरिजिनल ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दिया जा सकता है वो दिया जा सकता है, ठीक। सेक्शन 10 आपका कह रहा है प्रोविजन एज टू श्योरिटीज़ की प्रोविजंस कौन से लागू होंगे, तो वही जो CRPC में जैसे प्रोविजंस लागू होते हैं श्योरिटीज़ के संबंध में, वैसे ही प्रोविजंस लागू होंगे। इसमें वही पुराने सेक्शंस लिखे हुए हैं इनके 122, 26 ये सब, लेकिन आप नीचे फुट नोट में देखेंगे तो लाइन से दिए हुए हैं उसमें 121, 123, क्लॉज 10, 124, 373, 446, 47, 48, 49, ये सब श्योरिटी और बॉन्ड से रिलेटेड प्रोविजंस हैं जो कि CRPC में इसके लिए प्रोविजंस करते हैं, तो वही प्रोविजंस यहाँ पर भी सेम लागू होंगे, ठीक है। आगे आ जाइए, सेक्शन 11 कह रहा है कि कोर्ट्स कॉम्पिटेंट टू मेक ऑर्डर अंडर द एक्ट, अपील एंड रिवीजन एंड पावर्स ऑफ कोर्ट्स इन अपील एंड रिवीजन, ठीक है। अधिनियम के अधीन आदेश देने के लिए साक्ष्य न्यायालय, अपील और पुनरीक्षण और अपीलें और पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियाँ, कि जो इस एक्ट में जो दी गई पावर्स हैं वो कौन एक्सरसाइज कर सकता है, तो एक तो सबसे पहले जो ट्रायल कोर्ट है कॉम्पिटेंट वो एक्सरसाइज कर सकती है, या फिर कोई अदर कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट जब मामला अपील में या रिवीजन में उनके सामने जाता है, ठीक है। 11 क्लॉज 1 में यही चीज़ बता रहा है, ठीक है, तो वो इनमें दी गई पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर 3 या 4 के अधीन क्लॉज 2 कह रहा है, 11 का क्लॉज 2 देखिएगा, विचारण करने वाले किसी न्यायालय द्वारा जो उच्च न्यायालय से भिन्न हो आदेश दिया जाता है, तो पूर्ववर्ती न्यायालय के दंडादेशों से अपील मामूली तौर पर की जाती है, वहाँ अपील होगी।
कि 3 और 4 में अगर कोई उसको दिया गया है जो भी आदेश, तो उससे अपील कहाँ होगी? अगर हाई कोर्ट से अदर कोई कोर्ट दे रहा है तो अपील वहीं होगी जहाँ पे नॉर्मली अपील लाई करती है, वहीं अपील होगी। क्लॉज 3 पे आ जाइए। अगर 21 वर्ष के नीचे का कोई व्यक्ति है और वो दोषी पाया जा रहा है, ठीक है, किसी मामले में, तो उसके संबंध में अगर मान लीजिए कोई ऐसा उसके लिए सेंटेंस पारित किया गया है जो कि विद और विदाउट फाइन है और इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, और वो ऐसा इम्प्रिजनमेंट है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, वो ऐसा इम्प्रिजनमेंट है जिसकी की अपील नहीं हो सकती, ठीक है, आगे अपील हो नहीं सकती या अपील की नहीं गई है, तो वहाँ पर कोर्ट क्या है? सो मोटो। देखिएगा 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। वहाँ पर कोर्ट जो है सो मोटो या फिर ऑफेंडर उसके लिए वो करे सो प्रेरणा से, या सिद्ध दोष व्यक्ति अथवा परिवीक्षा अधिकारी द्वारा उसको आवेदन अगर हो रहा है। 3 लोग हैं यहाँ पे, आवेदन कौन कौन कर रहा है? सो मोटो और सिद्ध दोष व्यक्ति, ऑफेंडर और प्रोबेशन ऑफिसर। मामले के तो इनके आवेदन पर वो मामले के अभिलेख को मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आ जाइए, क्लॉज 4 पे, कि 3 या 4 के अधीन अगर कोई आदेश दिया गया है तो अपील न्यायालय या उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे आदेश को अपास्त कर सकता है। अपील न्यायालय, उच्च न्यायालय जब अपनी रिवीजन की पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा होगा दोस्तों, तो वो सेट असाइड कर सकता है जो भी वहाँ पे दिया गया है सेंटेंस, ठीक है। फिर एक प्रोविजो इसको कह रहा है कि अपील न्यायालय, उच्च न्यायालय पुनरीक्षण करते हुए उससे अधिक दंड नहीं देगा जो कि उस न्यायालय द्वारा दिया जा सकता था जिसके द्वारा अपराधी दोषी पाया गया। तो जो मूल ऑफेंस है वो हर जगह यही है कि उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सेक्शन 12 पे आ जाइए आप, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन, ठीक है, दोषसिद्धि से संलग्न निर्भरता का हटाया जाना। तो अगर इसको समझिएगा ध्यान से सेक्शन 12 को, कि अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन लगाई गई है कन्विक्शन पे किसी व्यक्ति पे, ठीक है, अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन लगा दी गई है और फिर सेक्शन 3 या 4 में उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन उसके ऊपर लागू नहीं होगी। अगर उसको 3 या 4 के अधीन छोड़ दिया गया तो डिस्क्वालिफिकेशन उसके ऊपर लागू नहीं होगी। लेकिन प्रोविजो क्या कहता है कि अगर उसके बाद फिर से उसको सेंटेंस दे दिया गया, 4 के बाद आगे उसने वायलेशन किया या किसी कारण से फिर सेंटेंस दे दिया, तो जो भी डिस्क्वालिफिकेशंस उसके ऊपर लगाई गई थी कन्विक्शन के साथ, वो एज इट इज़ फिर से लागू हो जाएंगी। इतना ही कह रहा है सेक्शन 12, ठीक है। सेक्शन 13 में आ जाइए, प्रोबेशन ऑफिसर्स की बात कर रहा है, ठीक है। डेफिनेशन क्लॉज में आपने पढ़ा था, वही होता है जो कि 13 में डिफाइन है, 13 में दिया हुआ है। तो प्रोबेशन ऑफिसर कौन होगा? वो व्यक्ति होगा जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया जा रहा है या राज्य सरकार द्वारा उस रूप में मान्यता प्राप्त है। बी में दिया हुआ है वह व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सोसाइटी द्वारा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध किया गया है, ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस बाय अ सोसाइटी रिकॉग्नाइज्ड इन दिस बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। फिर तीसरा क्या कह रहा है कि अगर एक्सेप्शनल केस है, कोई असाधारण मामला है, तो कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकेगा जो कि न्यायालय की राय में, ठीक है, कोर्ट के ओपिनियन में हो सकता है, जो कि विशेष परिस्थितियों में परिवीक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने योग्य है, वो भी हो सकता है। तो 3 लोग हो सकते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करे, वो दूसरा मान्यता प्राप्त सोसाइटी द्वारा, वो तीसरा एक्सेप्शनल केस में कोर्ट अगर अपॉइंट कर रहा वो, ठीक है। फिर क्लॉज 2 कह रहा है कि कोर्ट और डीएम जो है या तो कोर्ट अगर वहाँ पे नामित कर रहा है सेक्शन 4 में तो वो, नहीं तो डीएम द्वारा अपॉइंट किया जाएगा जो आपका होगा प्रोबेशन ऑफिसर, ठीक है, उसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। और कौन से डीएम द्वारा? जहाँ पे ऑफेंडर निवास कर रहा है। और स्पष्टीकरण कह रहा है कि प्रेसिडेंसी नगर में वो नगर को जिला समझा जाएगा और मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को इस जिले का जिला मजिस्ट्रेट समझा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। क्लॉज 3 इसका देख लीजिएगा कि प्रोबेशन ऑफिसर जो है डीएम के कंट्रोल में अपनी ड्यूटी एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क कर लीजिए इसको। आप पूछ सकता है कि प्रोबेशन ऑफिसर किसके कंट्रोल में अपनी ड्यूटी एक्सरसाइज करेगा, तो डीएम के कंट्रोल में अपनी ड्यूटीज़ को वो एक्सरसाइज करेगा। नेक्स्ट आ जाइए, ड्यूटीज़ ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर्स की, उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, तो वो कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस के अधीन रहते हुए जो भी प्रिस्क्राइब की जाएंगी उन ड्यूटीज़ को पालन करेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिए। सहायता करेगा, न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा, ठीक है, और अन्य व्यक्तियों का पर्यवेक्षण करेगा। क्लॉज भी कह रहा है उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखेगा कि उनको क्या एम्प्लॉयमेंट किया जा सकता है। बेयर एक्ट में आप लोग साथ साथ देखते रहे हमारे। क्लॉज सी आपका कह रहा है कि प्रतिकर या खर्चों के संदाय में अपराधियों को सलाह और सहायता देगा, ठीक है। डी कह रहा है कि
ऐसे मामलों में ऐसी रीत से विहित की जाए सलाह सहायता देगा और अन्य कर्तव्य करेगा जो कि प्रेस्क्राइब किए जाएँ। ठीक है। 15 आपका बताता है कि प्रोबेशन ऑफिसर क्या होगा, वो पब्लिक सर्वेंट होगा, जो कि सेक्शन 21 आईपीसी आपका बात करता है, वही पब्लिक सर्वेंट होगा। 16 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। ठीक है, अगर गुड फेथ में कोई भी कार्य किया जा रहा है, ठीक है, लाई अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई, तो कोई भी सूट और लीगल प्रोसीडिंग लाई नहीं करेंगी किसके ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है, और किसी परिवीक्षा अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के विरुद्ध कोई भी प्रोसीडिंग्स लाई नहीं करेंगी अगर वो गुड फेथ में कार्य कर रहा है। गुड फेथ वही जो आईपीसी के सेक्शन 52 में परिभाषित है, वही गुड फेथ यहाँ पर। फिर नियम बनाने की शक्ति, सेक्शन 17 पे आ जाइए कि राज्य सरकार जो है किसके, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से रूल्स बनाएगी। रूल्स किसके रिगार्डिंग बनाएगी, अपॉइंटमेंट के, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के, बी में कह रहा है ड्यूटीज़ ऑफ प्रोबेशन के, फिर 13(1)(b) में जो चीज़ें दी हैं उसके रिगार्डिंग, और क्लॉज 3 में कह रहा है कि उनका प्रायर पब्लिकेशन होगा और वो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। फिर सेविंग्स दी हुई हैं सेक्शन 18 में कि इस अधिनियम की कोई बात, रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट सेक्शन 31 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 के सेक्शन 5, 1947 नीचे फुटनोट में दिया है कि अब वो इसका मतलब वही है जो 1988 है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वही है, इन पे फर्क नहीं डालेगी। और लास्ट में आ जा रहा है कि सेक्शन 562 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 360 के 3 से 6 तक के क्लॉज वहाँ पे लागू नहीं होंगे, जहाँ ये एक्ट लागू हो रहा है वहाँ पे उसको लागू नहीं किया जाएगा। तो साथियों ये एक्ट ख़त्म हुआ, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। ठीक है, दोनों ही जगह आपका कॉमन है, ये जे में भी और एपीओ में भी। ध्यान से इसको एक बार आप बेयर एक्ट के साथ, मेरे जो भी वीडियोस हैं आप बेयर एक्ट ज़रूर अपने साथ रखें, जब भी आप पढ़ें बेयर एक्ट साथ में रखें तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो और हमारे आते रहेंगे साथ ही साथ। ठीक है, सीआरपीसी की भी हमारी सीरीज़ चल रही है और हमारे टीम के द्वारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉक्सो और एमसीक्यूज़ भी हम कोशिश करेंगे कि साथ ही साथ चलते रहें। और आपका प्यार और स्नेह मिल रहा है लगातार, और हम चाहेंगे कि यही प्यार स्नेह लगातार मिलता रहे। हमारे वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं आप लोग को तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।